भारत के इतिहास को पढ़ना है तो 1857 की क्रांति भारत को एकजुट करने में, एक नया दृष्टिकोण देने में, भारत में अंग्रेजों के शासन को समाप्त करने में एक नई किरण के रूप में, एक पहल के रूप में, एक नेतृत्व के रूप में यहां पर दिखाई देती है। और ऐसा किस लिए देखा जाए तो भारत के 1857 की क्रांति को कई संदर्भ में यहां पर भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। कई अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा इसको लेकर के कई अलग अलग मत दिए गए हैं और इसी कारण से आपके परीक्षा में लगातार इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और कई तरीके के प्रश्न इस पे बनते हैं कि 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, कहां कहां किस किन क्षेत्रों में इसको लेकर विद्रोह हुए, कब कहां पे कौन सी घटना हुई, किसके द्वारा किस क्षेत्र में नेतृत्व किया गया, किन अंग्रेजों के द्वारा इसका दमन किया गया, इसके प्रभाव क्या रहे, प्रवृत्ति कैसी थी और साथ ही इससे संदर्भित कई सारे जो कथन यहाँ पर अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा दिए गए उनके बारे में भी पूछा जाता है। एक ऐसा टॉपिक जो कि एग्जाम में हर साल उत्तर प्रदेश, चाहे वो सिविल सर्विस एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे अदर स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम, यहाँ पे हर तरीके के एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस टॉपिक को यहाँ पर विश्लेषण करेंगे, पढ़ेंगे और साथ ही साथ हर तरीके की चीजों का यहाँ पर डिटेल से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले देखिए 1857 की क्रांति के संदर्भ में अगर हम देखें तो इसके कई सारे पहलू हैं जिस पर आपको नजर रखनी है और इसको हम कुछ इस तरीके से पढ़ने जा रहे हैं ताकि आपको यहाँ पे कुछ भी ऐसा ना रहे जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अछूता रह जाए। इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हर एक जो टॉपिक इस विषय से जुड़ा हुआ है, हर एक चीज जो यहाँ पर इस टॉपिक से पूछी जाती है, हम उन सब चीजों को एक एक करके इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 1857 की क्रांति के आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ना शुरू करते हैं और जानते हैं कि 1857 की जो क्रांति है वो किस तरीके से यहाँ पर महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो इसे एक युगांतकारी घटना के तौर पर भी देखा जाना है। युगांतकारी इसलिए भी क्योंकि कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश सत्ता थी 1857 के पश्चात देखा जाए तो ये क्राउन के पास चली जाती है। ब्रिटिश कंपनी से जो शासन सत्ता थी वो इस क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन के पास चली जाती है और कई अलग अलग क्षेत्रों में देखा जाए ऐसा भी नहीं था किसी एक जगह पर यह विद्रोह हुआ था। ये देखा जाए पूरे नॉर्थ को कम से कम पूरा कैप्चर आउट कर लेता है और दिल्ली से लेकर के आप देखें तो उत्तर प्रदेश और बाकी अन्य राज्यों तक यहाँ पर यह फैल जाता है। कई अलग अलग राज्यों में इसको लेकर के, क्षेत्रों में लेकर के इसके यहाँ पर छुटपुट यहाँ पे घटनाओं ने एक धीरे धीरे एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का यहाँ पर स्वरूप धारण कर लिया था, जिसको दबाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा बड़ी मशक्कत करनी पड़ी और साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे क्षेत्रीय कह सकते हैं राजाओं का यहाँ पे सहयोग भी प्राप्त करना पड़ा था। इस संदर्भ में हम जानते हैं कि ऐसा क्या कारण रहा कि जो यहाँ पे एक विद्रोह का स्वरूप ये धारण कर लेता है। तो 1857 की क्रांति के 5 प्रमुख कारण हैं। इनमें से देखा जाए तो एक था आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, सैनिक कारण और कुछ अन्य कारणों को भी हम मिला लें तो ये आपको अलग अलग यहाँ पर पर्सपेक्टिव बनता है। एक एक करके इन कारणों को देखते हैं। सबसे पहला अगर हम देखें जो आर्थिक कारण यहाँ पर बनता है, जैसा कि आप जानते हैं कि एक करारोपण की जो व्यवस्था थी ब्रिटिशों के द्वारा, जिस तरीके से भारतीयों से बड़े स्तर पे मालगुजारी या फिर कर यहाँ पे वसूला जाता था उनके कच्चे माल उत्पादों पर और अपने ही उत्पाद जो होते थे यहाँ से भारत से कच्चे माल लेकर जाते ब्रिटेन में, उनको यहाँ पर मशीनरी के माध्यम से वस्तुओं का निर्माण करते और वापस लाकर भारत में सेल करते थे और उन पर बहुत ही कम टैक्स लिया जाता था, 5% 10%। लेकिन भारत के कच्चे माल चाहे वो रेशम के हों, चाहे वो आपको सूती हों, चाहे अन्य यहाँ पर रेशम के कपड़े हों, उन पर वहाँ पर वो 60%, 70%, 90% तक यहाँ पर टैक्स लगा दिया करते थे, जिससे वो काफ़ी यहाँ पर आपको हतोत्साहित हो जाते थे। किसानों जो होते थे उनको उत्पादन करने का जो व्यापार जो उनका था वो पूरी तरीके से वो तहस नहस कर रहे थे। इसके अलावा साहूकार और व्यापारी जो नए जमींदार के रूप में यहाँ पर उभरने लगे, क्योंकि जमींदारी एक व्यवस्था लेकर आई गई जिसके माध्यम से यहाँ पर देखा जाए तो ब्रिटिशों के द्वारा बड़े बड़े क्षेत्रों को यहाँ पे जमींदारों को सौंप दिया जाता था, उसके बदले वो कर वसूल करके उन्हें देते थे और किसानों को वो जमींदारों के द्वारा काफ़ी परेशान यहाँ पे किया जाता था, उनसे बड़ी मात्रा में यहाँ पे टैक्स वसूला जाता था, जिससे गरीबी की समस्या भी यहाँ पर बड़े स्तर पर बढ़ी। तीसरा देखा जाए जो अंग्रेजों के द्वारा रणनीति अपनाई गई उसके माध्यम से जो छोटे लघु मध्यम उद्योग के यहाँ पे आपको देखा जाए जो कारीगर थे, दस्तकार थे, जो संरक्षण उन्हें यहाँ पर आपको प्राप्त होता था राजाओं के माध्यम से, जैसे जैसे ब्रिटिश यहाँ पे सत्ता में आते गए जिन क्षेत्रों में, वहाँ पर उन्हें वो संरक्षण धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेजों के द्वारा अपनी ही बड़ी बड़ी जो कंपनियां जो ब्रिटिश में यहाँ पर एक लगाई जा रही थी उनको यहाँ पर ज़्यादा उत्पाद मिल सके, उनके द्वारा बनाई वस्तुओं का यहाँ पर व्यापार हो सके, उनको सेल किया जा सके, इसलिए भारतीय कारीगरों और दस्तकारों को जो संरक्षण था वो धीरे धीरे खत्म कर दिया गया और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाकर उनकी रोजी रोटी भी उनसे छीन ली गई। इसके अलावा बार बार यहाँ पे जमींदारों के द्वारा जमीन जो होते थे विस्थापित होते रहते थे, एक के बाद किसी दूसरे को जो ज़्यादा बोली लगाता था उसको दे दिया जाता था, तो आर्थिक जो स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय हो गई। उद्योग धंधे नष्ट हो जाते हैं,
कपड़ों का उत्पादन जो था धीरे धीरे खत्म कर दिया गया, व्यापार जो था वो पूरी तरीके से हतोत्साहित कर दिया गया, कारीगरों को यहाँ पर पूरी तरीके से रोजी रोटी वहाँ पे छीन ली जाती है, और भारत से जो निर्यात होता था बाजार का वो भी धीरे धीरे यहाँ पर बहुत कम कर दिया गया। इस तरीके से आर्थिक स्थितियाँ जो थी वो काफ़ी दूभर हो जाती हैं भारतीयों के लिए, और एक कारण ये उभर के आता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पर हम विद्रोह करने का एक कारण निकल के आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। 1857 के आर्थिक कारणों के संदर्भ में आपको इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। दूसरी चीज यहां पे आती है राजनीतिक कारण। राजनीतिक स्तर पर अगर हम घटनाक्रमों का विश्लेषण करें तो कई सारी चीजें वहां पर भी हो रही थी। जैसे कि अगर हम देखें, अंग्रेजों के द्वारा अलग राज्यों को हड़पने के लिए कई सारी पॉलिसीज यहां पे अलग अलग गवर्नर जनरलों के द्वारा लेकर आई गई। जैसे कि यहां पे प्रभावी नियंत्रण की नीति, सहायक संधि और हड़प नीति, ये कुछ ऐसी पॉलिसी यहां पर अंग्रेजों के द्वारा लाई गई जिसके माध्यम से वो हर एक क्षेत्रों के शासन को या राजाओं को अपने कह सकते हैं या तो युद्ध के माध्यम से पराजित करके, या फिर वहां अपनी सेना रखे, या उनके साथ कोई संधि करके, या कोई ऐसी कुशासन इत्यादि अन्य तरीके की पॉलिसी लाके उनके राज्यों पर कब्जा करना शुरू किया, जिसके कारण राजाओं के मन में यहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पे विद्रोह की भावना पनप उठी। जैसे कुप्रशासन के संदर्भ में अगर हम देखें तो 1856 में अवध पर यहां पर अंग्रेजों के द्वारा कब्जा कर लिया गया। ऐसा ही अगर हम देखें तो स्थानीय राजकुमारों को नाम मात्र का एक प्राधिकार दे दिया जाता, पेंशन इत्यादि पकड़ा दी जाती है, और उनके शासन उनके राज्य पर एक तरीके से अंग्रेजों के द्वारा कब्जा कर लिया जाता, अपनी रेजिमेंट वहां पर रख दी जाती है और उसका खर्चा भी उन्हीं पर यहां पर डाल दिया जाता था। और इस तरीके से जो पेंशन इत्यादि भी धीरे धीरे उसको भी कम कर दिया जाता, और एक तरीके से उनके जो संरक्षण इत्यादि प्राप्त था वो भी धीरे धीरे हटा लिया जाता था। और सतारा जैसे 1848 में, नागपुर संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में और झांसी को 1853 में हड़प नीति का उपयोग करके यहाँ पर कब्जा कर लिया गया, जिसके माध्यम से एक तरीके से किसी का उत्तराधिकार न होने पर उस शासन को यहाँ पर दत्तक पुत्र की यहाँ पर अवधारणा को समाप्त करके उन शासन या राज्यों पर भी अंग्रेजों के द्वारा हड़प नीति का प्रयोग करके उन पर भी कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से जो पॉलिसीज अपनाई गई राजनीतिक स्तर पर, जिस तरीके से राजाओं का जो प्रभाव था वो समाप्त किया जाने लगा, जिस तरीके से उनके क्षेत्रों पर कब्जा किया जाने लगा, जिस तरीके से यहाँ पर जो पॉलिसी अपनाई गई, वो यहाँ पर एक बड़े कारण निकल कर आते हैं। तो इनमें क्वेश्चन आपको लगातार पूछे जाते हैं कि कब कौन सी पॉलिसी लगाकर किस क्षेत्र पर किसके द्वारा यहाँ पर कब कब्जा किया गया, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सामाजिक आर्थिक कारण क्या थे? तो अंग्रेजों के द्वारा देखा जाए तो नस्लीय वर्ण और उनकी श्रेष्ठता की सोच के साथ ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया, एक तरीके से धार्मिक परिवर्तन को बढ़ावा दिया गया। देखिए, भारतीय समाज में एक व्यवस्था थी जिसको हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं। उस वर्ण व्यवस्था के आधार पर देखें, जो उच्च कोटि के यहाँ पे जातियाँ रहती थी वो निम्न जातियों के साथ यहाँ पर मेल जोल, उनके साथ उठना बैठना खाना पीना नहीं रखते थे, और इसी का फायदा उठाकर ईसाई मिशनरियों को ऐसी जातियों को टारगेट किया गया और उनको ईसाइयों में परिवर्तित करना शुरू किया गया। सामाजिक धार्मिक सुधार जैसे कई सारी यहाँ पे प्रथाएं लेकर आई गई, जैसे कि सती प्रथा को समाप्त करना, विधवा विवाह को यहाँ पर आपको बढ़ावा देना, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, और इसके माध्यम से जो कह सकते हैं कि हमारा भारतीय समाज जैसा था उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया, जो कि एक अच्छी पहल थी। लेकिन उस समाज में देखा जाए इसको लेकर भी यहाँ पर पूरी तरीके से सभी यहाँ पर स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। जो इसको लेकर स्वीकार नहीं कर पा रहा था वो भी यहाँ पे अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखें, मस्जिदों और मंदिरों की भूमि पर करारोपण करने की व्यवस्था यहाँ पर अप्लाई की जाने लगी, और भूमि पर यहाँ पर देखा जाए तो सरकार का एक निर्णय यहाँ पर स्थायी कर दिया गया। जो भी मंदिर मस्जिद में यहाँ पर होता था बनाने के संदर्भ में या फिर उनकी जो व्यवस्था होती थी उस पर भी कर लगाकर उनसे वसूल किया जाने लगा। विधायी उपाय कई सारे लेकर आए गए, जिसके माध्यम से कानून बना करके सामाजिक जो व्यवस्था थी कानूनी प्रभाव के माध्यम से एक नियंत्रण लाने की कोशिश की गई। जैसे कि धार्मिक नियोग्यता अधिनियम 1856 में यह घोषित किया गया कि धर्मांतरण के कारण संपत्ति के अधिकार से बेटे को वंचित नहीं रखा जाएगा। यानी कि ईसाई मिशनरियों के माध्यम से यदि कोई यहाँ पर व्यक्ति हिंदू है या कोई है तो उसे अगर हम ईसाई में मिशनरी में कन्वर्ट कर देते हैं तो वहाँ पर लोग क्या होते थे, लोग अपने ही बेटों को, अपने लोगों को यहाँ पर संपत्ति से बेदखल कर देते थे। तो ऐसी स्थितियों से बचाने के लिए कानून लेकर आया गया, और उस कानून के माध्यम से उन संपत्तियों पर ऐसी स्थितियों में भी उनका अधिकार हो गया। तो कानूनी व्यवस्था भी देखा जाए तो यहाँ पर अप्लाई की गई। अन्य कारणों में अगर हम देखें तो अन्य कारणों में क्या निकल कर आता है, जैसे कि प्रशासनिक कारण एक आता है जिसमें कंपनी के प्रशासन में यहाँ पर व्याप्त भ्रष्टाचार की एक समस्या थी। जो एक समस्या अगर आप देखें तो ब्रिटिश और भारतीय
दो तरीके के सैनिक अंग्रेजों की ब्रिटिश सेना में होती थी। ब्रिटिश जो होते थे उच्च पदों पर होते थे और जो भारतीय होते थे उनको निचले पदों पर रखा जाता था। चाहे वो अच्छा भी कर रहे हो तो उनको भी प्रमोशन वहां पे नहीं मिलता था और एक भेदभाव की स्थिति, नस्ली कह सकते हैं प्रभाव जो होता था, प्रशासनिक स्तर पे जो नियंत्रण था, वो भी यहाँ पर ये सारे कारण बनते गए जो कि असंतोष का कारण यहाँ पे बना। इसके बाद प्रथम अफगान युद्ध 1838 से 42, पंजाब युद्ध 1845 से 49, क्रीमिया का युद्ध 1854 से 56, संताल विद्रोह 1558 से 55 से 57 में अंग्रेजों को भारी यहां पर नुकसान उठाना पड़ा था और भारतीय सिपाहियों में इस सारे युद्धों इत्यादि के कारण लगातार उनको अपने ही विरुद्ध लोगों के कह सकते हैं कि चाहे वो आक्रमण करना हो या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी हो या उनके खिलाफ हिंसा करनी हो तो भारतीयों का ही प्रयोग किया जाता था। तो ये सारे जो कारण थे वो मिल करके 1857 की क्रांति को यहाँ पर जन्म दे रहे थे। लेकिन इसमें सबसे लास्ट जो पहलू आता है वो होता है सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह किस लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, सैनिक ही विद्रोह सबसे पहले शुरू होता है और धीरे धीरे फिर इसमें बाकी जो हमने कारणों को हमने देखा, बाकी लोग इसमें धीरे धीरे शामिल होते हैं। लेकिन सैनिक विद्रोह ही यहाँ पर स्टार्टिंग में, कई बार इसे हम 1857 की क्रांति को भी एक सैनिक विद्रोह की भी संज्ञा यहाँ पे दी गई है। तो क्यों दी जाती है उसको समझते हैं। देखिए, सिपाहियों में भी इसको लेकर के काफी असंतोष था और इसके पीछे कई सारे कारण भी यहाँ पर बताए जाते हैं। स्टार्टिंग अगर हम देखें इस संदर्भ में तो जातिगत और सांप्रदायिक चिन्हों को पहनने की मनाही और पुरोहितों की धर्मांतरण की गतिविधियों की अफवाहें यहाँ पर होने लगी। यानी कि जैसे कि हिंदू हैं और मुस्लिम हैं तो कई सारे यहाँ पे धार्मिक हम कह सकते हैं चिन्ह पहनते हैं, लॉकेट पहनते हैं, चीजें यहाँ पर या फिर कोई चिन्ह यहाँ पर बनवाते हैं, तो वहां पर उसे लेकर के पगड़ी इत्यादि लोग पहनते हैं। तो उसको लेकर के यहाँ पे अंग्रेजों ने पॉलिसी बनाई कि अगर आप ब्रिटिश सेना में हैं या फिर आप पुलिस के अंतर्गत हैं तो आप इन चीजों को नहीं पहन सकते हैं। और धर्मांतरण की जो प्रक्रियाएं थी वो काफी तेजी से यहाँ पर दबाव बनाकर और अन्य तरीके की गतिविधियां अपनाकर की जा रही थी ब्रिटिशों के द्वारा, जिससे लोगों में एक लगातार असंतोष यहाँ पर बढ़ रहा था सैनिकों में। इसके बाद एक कह सकते हैं एक्ट लेकर आया गया जिसको नाम दिया गया था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। और इसमें किया क्या गया, देखिए इसके अनुसार ब्रिटिशों की ये मंशा थी कि जो बंगाली एक सेना थी, बंगाल में जो सेना थी, उनके सभी जो भावी सिपाही यानी कि आने वाले समय में जो भर्ती होंगे, जो नए सिपाही होंगे, उनको यह वचन देना था कि सरकार की जरूरतों के अनुसार उन्हें सेवा के लिए कहीं भी नियुक्त यहाँ पर किया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में उन्हें अगर ब्रिटिशों के द्वारा कहीं भी कोई भी युद्ध लड़ा जा रहा है, चाहे भारत के बाहर ही यहाँ पर हो, तो उनको वहाँ पर भेजा जा सकता है ब्रिटिश सेना के तौर पर। और ऐसी स्थिति में ब्रिटिश जो होते हैं बैठ के यहाँ पे तमाशा देखें और भारतीय सैनिक वहाँ पर जाकर उनके लिए लड़ाई लगे, जो कि उनकी लड़ाई है भी नहीं। और इसके कारण भी यहाँ पर काफ़ी लोगों की मारे जाने की समस्या होती थी और ये भी एक असंतोष का यहाँ पर एक कारण बनता है। तीसरी चीज़, जो ब्रिटिश सहकर्मी यानी कि ब्रिटिश सहकर्मियों की तुलना में असमान पारिश्रमिक, सिंध एवं पंजाब में सेवाओं के दौरान विदेशी सेवा भत्ता देने की अस्वीकृति की समस्या, यानी कि जैसा कि हमने कहा है कि नस्लीय भेदभाव किया जाता था। ब्रिटिश सैनिकों को ज्यादा प्राथमिकता मिलती थी और भारतीय सैनिकों को उतनी प्राथमिकता नहीं मिलती थी। जो वेतन भत्ते थे उसमें भी आपको काफी असमानता थी, प्रमोशन इत्यादि वहां पे नहीं दिया जाता था। इसके अलावा विदेशों में अगर भारतीय सैनिकों को भेजा जाता था तो विदेशी जो भत्ता इत्यादि होता था जाने के संदर्भ वो भी यहाँ पे नहीं दिया जाता। तो इससे भी एक असंतोष की भावना हुई। और ब्रिटिश भारतीय सेना में विद्रोह का लंबा इतिहास था। कई सारे अलग अलग जगहों पे हमने देखे तो भारतीय सैनिकों के द्वारा विद्रोह किए गए थे इससे पहले भी। जैसे कि इस घटना को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के रूप में बन सकते हैं। जैसे कि इससे पहले बंगाल में 1764 में सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया, वेल्लोर में 1806 में सैनिक विद्रोह हुआ, बैरकपुर में 1825 में सैनिक विद्रोह हुआ, अफगान युद्ध 1838 से 42 के दौरान भी ऐसे ही विद्रोह आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन 1857 की क्रांति को बल इसलिए मिल जाता है क्योंकि ये सैनिक विद्रोह के तौर पर शुरू जरूर हुआ था, लेकिन इसमें एक एक करके हर एक वर्ग के लोग, राजा और अन्य चीज लोग इसमें शामिल होते गए, जिसके कारण ये भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के तौर पे सामने आता है। अब यहाँ पे इसका दूसरा पहलू शुरू होता है। ये कारण जो होते हैं जो कि प्रभावी हैं, हर एक चीज काफी एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। अब यहाँ पे एक अगला जो चरण शुरू होता है कि जैसे कि सैनिकों में एक घटना आपको याद है कि मंगल पांडे के द्वारा जो चर्बी युक्त कारतूस थे, शुअर की चर्बी से युक्त और गाय की चर्बी से युक्त, उसको यहाँ पे प्रयोग करने से मना कर दिया जाता है और उनको यहाँ पर देखा जाए तो फांसी की सजा भी यहाँ पर इसके लिए दी जाती है। तो वहाँ पर इस घटना ने सैनिकों में एक विद्रोह की भावना प्रबल कर दिया और वहीं से जब आपको देखा है तो ये सैनिक विद्रोह शुरू होता है। 1857 की क्रांति आपको शुरू हो जाती है और ये घटना भारत के कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में होती है। अगर हम यहाँ पे देखें
तो जब भी आपको यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आपको काफी पूछा भी जाता है और इस घटनाक्रम को आपको ध्यान रखना है कि विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ और कैसे कैसे ये बाकी अन्य क्षेत्रों तक फैला है। ठीक है, तो एक घटनाक्रम आपको ध्यान रखनी है समय के अनुसार। इसमें देखिए सबसे पहले 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्वेंटरी की परेड के दौरान मंगल पांडे ने विसन और बाघ की यहां पर हत्या कर दी थी। और उसका कारण वही था कि चर्बी युक्त जो कारतूस थे शुअर और गाय की, उसको करने से मना कर दिया गया था। लगातार दबाव बनाया जा रहा था और उसके दबाव की स्थिति में उससे छुटकारा पाने के संदर्भ में उन्होंने यहाँ पर गोली चला दी, मार दिया था। तो पहली ये घटना हुई, कब हुई? 29 मार्च 1857 को। ये क्वेश्चन बनता भी है और ये भी ध्यान रखिएगा किस भर्ती या किस कह सकते हैं कि आपको सेना का या इन्वेंट्री का यहाँ पर ये सदस्य थे। तो 34वीं नेटिव इन्वेंटरी परेड के दौरान वो उसकी बटालियन का एक हिस्सा रहा करते थे। इसके बाद 23 अप्रैल 1857 को तीसरी लाइट कैवलरी के 80 सिपाहियों के द्वारा कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया गया, जिसके कारण उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया। तो ये दूसरी बड़ी घटना। इसके बाद तीसरी घटना जो कि यहाँ पर 1857 की क्रांति यहाँ से शुरू हो जाती है। 10 मई 1857 को मेरठ में सैन्य बगावत की शुरुआत होती है और 11 मई 1857 को सिपाहियों को जो जत्था है दिल्ली पहुंचता है। 82 साल के बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान भारत के बादशाह घोषित करता है और 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो होता है उनको यहाँ पर सौंप देता है। और ये शुरुआत थी, क्योंकि ये कहानी यहाँ से शुरू होती है ना कि समाप्त होती है, क्योंकि इस कहानी ने आगे चल करके जोर पकड़ना शुरू किया। भारत के कई सारे राजाएं जो यहाँ पे असंतोष थे, जो यहाँ पर अंग्रेजों के शासन सत्ता को लेकर के परेशान थे, जो उनकी व्यवसायगत नीतियों से परेशान थे, जो उनकी सामाजिक आर्थिक नीतियों से परेशान थे, जो प्रशासनिक कारणों से परेशान थे, वो धीरे धीरे करके एक एक करके हर अलग अलग भारत के हिस्सों में विद्रोह करने लगे। और एक ऐसा समय आया कि अंग्रेजों को कई जगह शुरुआती दौर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। एक बड़े क्षेत्र में देखा जाए तो धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथ से शासन सत्ता निकल गई। अगर उसी समय हम बात करें सभी भारतीयों के द्वारा ब्रिटिशों का साथ ना दिया गया होता तो शायद भारत 1947 के बजाय 1857 की क्रांति में ही यहाँ पे स्वतंत्र हो सकता था। बस समस्या थी एकजुटता की, समस्या थी कम्युनिकेशन गैप की, समस्या कई अन्य कारणों से थी जो कहीं ना कहीं इसके विफलता के कारण बन जाते हैं। अब आइए यहाँ पर नजर डालते हैं इस घटनाक्रम के कई अन्य पहलुओं को। क्वेश्चन देखा जाए तो आपको कई बार पूछता है कि विद्रोह का प्रसार किन किन क्षेत्रों हुआ, किस क्षेत्र में किस नेता के द्वारा नेतृत्व किया गया और किस अंग्रेज के कह सकते हैं कि लीडर के द्वारा या उनके यहाँ पर दमनकर्ता कौन था अंग्रेज का, जिसके द्वारा वहाँ पर उस क्षेत्र में वापस से कब्जा हासिल किया गया। तो चलिए एक एक करके इन क्षेत्रों को देखते हैं। देखिए भारत का जो अलग अलग हिस्सा है, अगर आप देखें इस पूरे एरिया में आपको विद्रोह देखने को मिलते हैं और इसका मेन जो सेंटर मूलतः ज्यादातर रहता है वो दिल्ली और यूपी के आसपास के एरिया में रहते हैं। कुछ एरिया जो होता है एमपी और बिहार के एरिया को भी आपको कवर करता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पूरे भारत की क्रांति नहीं बन पा रहा था और यही कहीं ना कहीं इसका एक कारण भी बन जाता है। तो चलिए एक क्षेत्र के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आते हैं दिल्ली। जहां पर इस एरिया को अगर हम देखें, दिल्ली में के नेता यहां पर इसके नेतृत्व करता रहे बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खान। इसको दमन किसके द्वारा किया गया? दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था उसको दमन किसके अंग्रेज के द्वारा किया गया था? तो आर्कडेल, विल्सन, निकोलसन और सर जॉन लॉरेंस ने मिलकर के इस दिल्ली के क्षेत्र को वापस से कब्जे में लिया था। यहाँ की स्थिति कैसी थी, घटनाक्रम क्या हुए यहाँ पर तो देखा जाए तो बहादुर शाह जफर ने यहाँ पे आत्मसमर्पण कर दिया था। वैसे भी वयोवृद्ध थे, 82 साल के थे, वो ज्यादा वहां पे कुछ कर नहीं सकते थे। उन्होंने अपनी प्रिय रानी जीनत महल के साथ रंगून भेज दिया जाता है, जहां पर 7 नवंबर 1862 को उनकी मृत्यु हो जाती है, 5 साल बाद ही। इनके 3 छोटे पुत्रों को दिल्ली के खूनी दरवाजे पर जनता के सामने यहाँ पर गोली मार दी जाती है और इस तरीके से पूरे जो शासन सत्ता की व्यवस्था थी उसे यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। दूसरी जो घटना यहाँ पर देखें मेरठ की रहती है, जहां पर उसके नेतृत्व किया गया, बरेली की रहती है, जिसका नेतृत्व यहाँ पे खान बहादुर के द्वारा किया गया। तीसरा जो है फैजाबाद, जिसके नेता यहाँ पे मौलवी अहमदुल्ला थे और जून 1858 में हुई एक मुठभेड़ में अहमदुल्ला को यहाँ पर गोली मार दी जाती है। इसके बाद कानपुर और लखनऊ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाल रखा था और इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश, हेनरी हैवलॉक, जेम्स आउटरम और सर
कॉलिन कैम्पबेल ने मिल करके यहाँ पर आक्रमण करके चारों ने गुट बनाकर लखनऊ को वापस कब्जे में लिया था। बेगम हजरत महल नेपाल में यहाँ पर पहचान कर लिया, पलायन कर जाती हैं, यहाँ से भाग करके धीरे से वो नेपाल के रास्ते निकल जाती हैं। कानपुर में क्या स्थिति रही? कानपुर में देखिए जो नेता यहाँ पर रहे उनका नाम था नाना साहेब। नाना साहेब को हार का सामना करना पड़ा और नेपाल चले गए। दमन करते हैं यहाँ पे देखें सर ह्यू व्हीलर और सर कॉलिन कैम्पबेल, यहाँ पर कानपुर को धीरे धीरे उन्होंने इसको भी कब्जे में लिया। इसके बाद जगदीशपुर की बात करते हैं। जगदीशपुर में देखें तो नेता जो थे कुंवर सिंह थे और उनका भाई जो थे अमर सिंह। दमनकर्ता विलियम टेलर और विंसेंट आई यहाँ पर मिलकर के इस क्षेत्र को वापस से कब्जे में लेते हैं। कुंवर सिंह घायल हो जाते हैं और 26 अप्रैल 1858 को देखा जाए इस मुठभेड़ के बाद कि यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। वहीं झांसी की बात, जो कहीं बात आपको देखा जाए, झांसी की रानी क्योंकि काफ़ी वीरता से लड़ती हैं, लंबी लड़ाई लड़ती हैं और फाइनली यहाँ पर वीरगति को प्राप्त होती हैं और इस घटना को आज भी हम देखा जाए तो रानी लक्ष्मीबाई को हम याद करते हैं। नेता यहाँ पर देखा है झांसी का नेतृत्व करती हैं। दमनकर्ता सर ह्यू रोज थे और घटनाक्रम अगर हम देखें तो नाना साहब की करीबी थी। तात्या टोपे ने कानपुर में हार के बाद रानी का यहाँ पर साथ दिया था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु होती है 17 जून 1858 को और ग्वालियर के युद्ध के दौरान हुई थी। एक जमींदार दोस्त ने धोखा देकर तात्या टोपे को उनकी नींद के समय ही अगवा कर लिया और 15 अप्रैल 1859 को उन्हें भी यहाँ पे मृत्युदंड दे दिया जाता है। और इस तरीके से जो 1857 की क्रांति थी, जो अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर डेवलप होती है, अलग अलग नेताओं के द्वारा नेतृत्व की जाती है, वो फाइनली यहाँ पर एक एक करके अंग्रेजों के द्वारा सभी क्षेत्रों पर वापस से कब्जा किया जाता है और सभी नेताओं को एक या तो युद्ध में मारे जाते हैं या शहीद हो जाते हैं या फिर यहाँ पे अगवा किया जाता है, मृत्युदंड दिए जाते हैं या फिर वो देश छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद कुछ अन्य नेताओं के बारे में भी ध्यान रखिए। कई अलग अलग क्षेत्रों का किसके द्वारा नेतृत्व किया गया, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद में यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो लियाकत अली के द्वारा। अजीमुल्ला खान देखा जाए तो इन्होंने फतेहपुर में नेतृत्व किया आंदोलन का। देवी सिंह के द्वारा मथुरा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया। कदम सिंह के द्वारा मेरठ में और शाह मल के द्वारा बागपत के हिस्सों में यहाँ पर जो क्रांति हुई उसका यहाँ पर नेतृत्व किया गया। कुछ और संदर्भ से यहाँ पे परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ पहलुओं पर हमें ध्यान रखना है। क्या, जैसे कि 1859 के अंत तक अगर हम देखें तो भारत में जो शासन सत्ता की व्यवस्था थी, भारत में ब्रिटिश आधिपत्य पूरी तरीके से पुनः स्थापित हो चुका था। यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, जो देश के अलग अलग हिस्सों में यहाँ पे छुटपुट तरीके से चली, वो धीरे उनको 2 साल लग जाते हैं पूरी तरीके से अंग्रेजों के द्वारा वापस से शासन सत्ता को हासिल करने में। अंग्रेजों ने नो प्रिजनर नीति को अपनाया था, यानी कि जहाँ भी वो युद्ध लड़ रहे थे दमनकर्ताओं को या तो सीधे सीधे मारने की एक पॉलिसी थी, किसी को भी छोड़ना नहीं था, किसी को जेल में नहीं रखना था और नो प्रिजनर्स पॉलिसी का पालन करना था। विद्रोहियों को जेल में न कैद करके सामूहिक रूप से मार देना। अंग्रेजों के इस प्रतिशोध को डेविल्स विंड कहा गया। तो इस संदर्भ को ध्यान रखिएगा, इस कथन को क्या कहा गया, डेविल्स विंड। डेविल्स विंड का मतलब हुआ अंग्रेजों कैदियों को न रख करके सभी को सामूहिक रूप से मार देना। बहुत सारे विद्रोहियों को तोपों के मुंह में बांधकर उड़ा दिया जाता और कभी कभी तो विद्रोह कर रहे सारे गांव का भी यहाँ पर नाश कर दिया गया। यानी कि एक बर्बरतापूर्ण तरीके से, आप ये समझ सकते हैं कितनी बर्बरतापूर्ण तरीके से अंग्रेजों के द्वारा इसको दमन किया गया था। और एक कहीं ना कहीं एक संदेश देने की भी बात थी कि आगे चलकर कोई और विद्रोह इस तरीके के ना हो और भारतीय जनमानस में ब्रिटिशों का एक खौफ पैदा करके और उन पर डर का, एक आतंक का जाल बिछा करके उनको अपने में कब्जे में करने की पॉलिसी। और काफ़ी हम कह सकते हैं सफल भी काफ़ी हद तक रहे, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद भारत को आज़ाद होने में 90 साल और लग जाते हैं। 1947 में जाकर हम आज़ाद होते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं उनकी जो पॉलिसी थी वो काफ़ी हद तक यहाँ पे काम कर जाती है। अब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि ये विद्रोह इतने बड़े स्तर पे होने के बावजूद, इतने सारे क्षेत्रों में होने के बावजूद, इतने सारे नेताओं के द्वारा, इतने सारे लोगों के द्वारा साथ होने के बावजूद विफल हो जाता है? क्यों भारत 1857 की क्रांति का फायदा उठाकर आज़ाद नहीं हो पाता है? तो इसके कई सारे कारण निकल कर आते हैं। सबसे पहले देखिए कि हमने जैसे देखा कि जो 1857 की क्रांति रही वो लिमिटेड एरिया में रही, पूरे भारत में नहीं फैल सकी है। वो अगर हम आसपास का पूरा एरिया मिलाकर देखें तो यूपी के आसपास के बॉर्डर के इलाके ही, बस यूपी और यूपी के आसपास के बॉर्डर इलाके में ही यह क्रांति आपको फैल पाती है। तो हम कह सकते हैं अखिल भारतीय जो सहभागिता होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं इसमें कमी पड़ जाती है। देश का पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी जो भाग है अधिकतर जो होता है इस विद्रोह से पूरी तरीके से अछूता रहता है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है और भारत का सिर्फ केंद्रीय भाग या सेंट्रल जो होता है इस युद्ध का या विद्रोह का यहाँ पर हिस्सा बनता है।
इसके अलावा समाज के सभी वर्गों का सहयोग ना मिलना भी इसके कह सकते हैं विफल होने का एक बहुत बड़ा कारण रहा, क्योंकि जो पढ़े लिखे भारतीय थे, जो साहूकार जमींदार थे, जिनको अंग्रेजों ने उस तरीके की व्यवस्था दे रखी थी, उनको यहाँ पर एक अच्छा कह सकते हैं जीवन शैली उनको मिल गई थी। व्यापारियों ने यहाँ पर विद्रोह में भाग नहीं लिया था क्योंकि उनको व्यापार उनका नुकसान हो रहा था। बहुत सारे भारतीय राजाओं को इसमें भाग लेने से मना कर दिया गया था। उदाहरण के ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर इत्यादि यहाँ पर शामिल नहीं होते हैं, और जिसके कारण कहीं ना कहीं झांसी की रानी को यहाँ पर हार का भी सामना करना पड़ता है, और ये स्थिति आपको ऐसे ही बनती है। इसके अलावा देखा जाए तो समन्वय का सबसे बड़ा अभाव हम कह सकते हैं इस युद्ध में फेल होना, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी क्रांति जरूर हुई थी, लेकिन एक नेतृत्व के स्तर पर देखा जाए एक कम्युनिकेशन गैप इसका सबसे बड़ा कारण था। इतने बड़े एरिया में भी क्रांति का होना, अगर सब लोग मिल करके यहाँ पर एकजुट होकर इस विद्रोह के एक साथ यहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ते, एकजुट होकर यहाँ पर शासन सत्ता संभालते, एकजुट होकर यहाँ पर विद्रोह करते और एक नीतिगत और रणनीतिक यहाँ पे पहलुओं के साथ काम करते, तो शायद इसके और भी बड़े स्तर पर सफल होने के चांसेस होते हैं। और जब ये लोग सफल होते तो शायद यहाँ पे और भी लोग यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट जरूर करते। लेकिन यहाँ पे मुख्य नेता जैसे तात्या टोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई अपने अंग्रेज विद्रोहियों जैसे लॉरेंस बंधु, जॉन निकलसन आदि के राज रणकौशल की तुलना में उतने यहाँ पे निपुण नहीं थे। समन्वय का अभाव रहा और वही वहां पर नुकसान का कारण बनता है। इसके अलावा भारतीय सैनिकों के पास पुराने हथियार थे, वहीं अंग्रेजों के पास हम देखें तो उनके पास गोला बारूद हर तरीके की चीजें यहाँ पर उपलब्ध थी। आमतौर पर भारतीय देखा जाए तो तलवार और भाले हो गए, धनुष बाण हो गए इत्यादि से लड़ने वाले लोग थे, और जबकि गोलियां और बंदूकें यहाँ पर उनके पास बहुत कम थी। वहीं ब्रिटिशों के पास देखा जाए तो सैनिक प्रशिक्षित थे, एनफील्ड राइफल और विद्युत टेलीग्राम थे लैस है, जिससे उनको कम्युनिकेशन करना आसान था और दूर दराज से ही आक्रमण कर सकते थे, दूर से गोलियां चला सकते थे, और इसका उनको फायदा भी हुआ युद्ध जीतने में। अन्य कारणों के तौर पर देखें तो पंजाब में देखा जाए इस विद्रोह का उद्भव नहीं हुआ था। इस कारण क्षेत्र में बड़ी संख्या में तैनात ब्रिटिश सेना को विद्रोह का सामना करने के लिए अन्य जगह पर तैनात कर दिया गया, और गोरखा सिपाहियों ने अंग्रेजों का यहाँ पे साथ दिया, यानी पंजाबी और रेजिमेंट गोरखा रेजिमेंट जो होती वो भी यहाँ पर अगर विद्रोह करती तो शायद कहीं ना कहीं इसका फायदा उनको मिलता। लेकिन कहने का मतलब है कि किसी भी चीज का विफल होने के कई कारण हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति के विफल होने के एक से ज्यादा चांसेस थे, कई स्तर पे थे और कई अलग अलग कारण थे जिसके यहाँ पर विफल हुए। बात करें कि जब अंग्रेजों के द्वारा देखा है इतने बड़े आंदोलन को जब आप दमन करते हैं तो कहीं ना कहीं पॉलिसी ये भी सोचने को मजबूर कर देती है कि देखिए इतना बड़ा आंदोलन हो कैसे गया, और हुआ भी तो आगे ऐसा ना हो इसके लिए हमें करना क्या है। तो इस पहलू पर ध्यान देने की बात यहाँ पर अंग्रेजों के समक्ष आई, और इसके लिए करना क्या था, तो बड़े स्तर पे परिवर्तन किए गए, और बड़े स्तर पे परिवर्तन सुधारगत परिवर्तन भी इसमें शामिल थे। ब्रिटिश सत्ता की जो एक दमनकारी पॉलिसीज थी वहाँ पर एक प्रक्रियागत चीज़ों को परिवर्तन किया गया। शासन सत्ता के स्तर पर भी देखा इसमें परिवर्तन है, और इन्हीं परिवर्तनों का फायदा धीरे धीरे भारतीय जनमानस में यहाँ पर हुआ, एकजुट होने में भी उसका जरूर यहाँ पर फायदा अलग स्तर पर मिलता है। लेकिन परिवर्तन कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति को हम पूरी तरीके से विफल नहीं कह सकते, क्योंकि इसने कई सारे प्रभाव यहाँ पर जरूर छोड़ के जाते हैं। भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहां पर देखा जाए समाप्त हो जाता है, और भारत सरकार अधिनियम 1858 को लागू किया जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से महारानी विक्टोरिया को ब्रिटिश भारत की शासक यहां पे घोषित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल वायसराय की एक अतिरिक्त उपाधि दी गई, और क्राउन को यहाँ पर उन्हें प्रतिनिधि घोषित कर दिया जाता है, यानी कि वायसराय जो होता था रानी के संदर्भ में यहाँ पे शासन सत्ता भारत में संभालता था। कोर्ट ऑफ एक डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दो यहाँ पे अलग अलग बोर्डों का एक गठन यहाँ पे जो था उसे यहाँ पे समाप्त कर दिया गया, और इसकी जगह पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद आपको सृजन किया गया। और इसमें भी देखा जाए तो 15 सदस्यों की एक भारतीय परिषद के द्वारा सहयोग यहाँ पे किया जाता था, यानी कि भारतीयों को शासन सत्ता को संभालने में पहली बार एक तरीके से आप कह सकते हैं सीधा या डायरेक्टली यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि मौका जो मिला वो यहाँ पर 1857 की क्रांति के पश्चात मिला। इसके अलावा भारतीय सेना को पूर्ण रूप से पुनर्गठित किया गया। यूरोपीय लोगों का अनुपात अधिक था, और ये तोपखाने, मैदानों, सेना के कार्मिक आवश्यकताओं के लिए यहाँ पर उत्तरदायी थे। यानी कि धीरे धीरे, क्योंकि एक सैनिक विद्रोह यहाँ पर हुआ था, अंग्रेज यहाँ पर इससे डरते रहे हैं, और उन्होंने धीरे धीरे करके के ब्रिटिश सैनिकों की भर्ती को ज़्यादा प्राथमिकता देना शुरू किया, ताकि यहाँ पर भारतीयों के साथ अनुपात उनका बढ़ सके, और उसे अन्य किसी भी स्थिति में फिर से दोबारा इस तरह की स्थितियों में ब्रिटिशों के होने से उनको ये फायदा होता कि उसे दबाने में यहाँ पर मदद मिल सकती थी। इसके बाद स्थानीय राजाओं को सहयोग यहाँ पर देखा जाए तो स्थानीय राजाओं से सहयोगी के रूप में समर्थन प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए गए। भारत में क्रूरता से विजय पाने की जो नीतियां थी उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, और सहयोग इत्यादि की पॉलिसी को यहाँ पर बल दिया गया।
इसके अलावा कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के क्षेत्र में भारतीयों के अधिक सहभागिता और प्रशासनिक बदलाव यहाँ पे किए गए, यानी कि हर एक स्तर पर भारतीयों का या तो उनको यहाँ पे नेतृत्व या प्रतिनिधित्व दिया जाने लगा, या तो वहाँ पर उनका सहयोग प्राप्त किया जाने, या तो उनके राय मशवरा करके यहाँ पे चीज़ों को किया जाने लगा, और इस तरीके से भारतीयों की एक इंपॉर्टेंस होती हर एक स्तर पर यहाँ पर बढ़ने लगी। विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को छोड़कर सभी विद्रोहियों को बिना शर्त यहाँ पे क्षमा दे दी जाए, ताकि असंतोष और भी ज्यादा ना बढ़ने पाए, और सिर्फ विद्रोहियों को ही सजा देकर भारतीय अन्य जो जनमानस थे उनको यहाँ पर किसी विद्रोह की जो भावना थी उसको समाप्त करके सहयोगात्मक यहाँ पर रवैया अपनाया जाए। और साथ ही अंग्रेजों ने सामान्य जनता के लिए बांटो और राज करो की नीति का पालन करना आरंभ किया। अंग्रेजों ने मुसलमानों के खिलाफ यहाँ पे रूढ़िवादी नजरिया अपनाया, यानी कि भारत को धार्मिक आधार पर बांट करके उनको आपस में ही लड़ा करके अपनी शासन सत्ता को मजबूत करने के पहलुओं पर अंग्रेजों के द्वारा ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा, और फूट डालो और नीति राज करो यहाँ पर पॉलिसी के बल पर आगे चल करके हमें यहाँ पर भारत के विभाजन को भी देखना पड़ा। और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं यहाँ पर अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के पश्चात ही करना शुरू किया, यानी भारतीयों को एकजुट होने से रोकने के प्रयास शुरू हो गए। अब देखिए महत्व तो क्या रहा, किस तरीके से 1857 की क्रांति ने भारतीयों के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, सामाजिक, आर्थिक और हर स्तर पर किस तरीके के प्रभाव छोड़े, इसकी प्रवृत्ति आपको कैसी यहाँ पर दिखाई देती है, उसका महत्व आपको कैसा दिखता है। तो देखिए अलग अलग वर्गों की समस्याओं को यहाँ पे आवाज मिली। जरूर इस क्रांति को सैनिक विद्रोह के संदर्भ में, राजाओं के विद्रोह के संदर्भ में देखा जाता है, लेकिन जैसे हमने देखा कि 1857 की क्रांति के कारण कई सारे थे, जिसमें हमने आर्थिक कारण भी देखे, सामाजिक कारण भी देखे, राजनीतिक कारण भी देखे, प्रशासनिक कारण भी देखे और सैनिक कारण भी देखे। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव यह है कि अलग अलग वर्गों की समस्याओं को सुना जाने लगा और उन पर ध्यान दिया जाने लगा। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के बाद यहाँ पर बाद के चरणों की यहाँ पर प्रेरणा मिली, यानी कि एक तरीके से प्रभाव, जैसे हमने कहा कि 1857 की क्रांति प्रथम इसलिए कही जाती है क्योंकि इसके बाद अलग अलग स्तरों पर अलग अलग समय पे लगातार एक विद्रोहों की श्रृंखला हमें देखने मिली। कभी किसान विद्रोह देखने को मिले, कभी यहाँ पर महात्मा गांधी के द्वारा एक आंदोलनों की एक सीरीज प्रारंभ की गई, उससे पहले यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसों के द्वारा कई सारे यहाँ पे प्रयास किए गए, और कई सारे क्षेत्रीय स्तर पर भी आंदोलन आपको लगातार देखने को मिलते रहे। भारत में ही नहीं बल्कि यहाँ विदेशों में भी लिखा गया कि यह चर्चा की गई, जैसे कि यहाँ पे बेंजामिन डिज़रायली, कार्ल मार्क्स इत्यादि के द्वारा इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखा गया, यानी कि पहली बार भारत जो होता है विश्व पटल पर चर्चा का विषय बन जाता है। और ब्रिटिशों के द्वारा लगातार किए जा रहे जो अत्याचार रहे हैं, ब्रिटिशों के द्वारा लगातार जो भारतीयों पर यहाँ पर जिस तरीके की पॉलिसी अपनाकर उन पर कब्जा किया गया था, भारतीयों के एकजुट होकर विद्रोह, अंग्रेजों के विरुद्ध जिस तरह लड़ाई लड़ी गई, वो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर चर्चा का विषय बन गया, और विश्व पटल पर भारत को यहाँ पर चर्चा के विषय के साथ साथ एक महत्वकारी एक प्रक्रिया के तौर पर यहाँ पे देखा गया। हिंदू मुसलमानों के बीच सभी स्तरों पर जैसे सामान्य लोगों, सिपाहियों, नेताओं में यहाँ पर दिखाया पूर्ण सहयोग रहा, और स्थिति यहाँ पर एकजुट होकर यहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध बेहतर तरीके से उन पर लड़ाई लड़ने, अपनी बातों को रखने, दबाव बनाने, इस तरह की पॉलिसी यहाँ पे अपनाई गई। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद की जो प्रक्रिया रही, दोनों ही विद्रोही एक तरीके से, राष्ट्रवाद अगर आपको पनपेगा तभी यहाँ पर आपका जो उपनिवेशवाद की एक संज्ञा रही है, जो साम्राज्यवाद की स्थिति रही है, उसको यहाँ पे समाप्त होने की संभावना बढ़ सकती थी, और ऐसा ही यहाँ पे हुआ। संयुक्त राष्ट्रीयता और राष्ट्र की संकल्पना यहाँ पे सम्मिलित नहीं थी, अन्यथा ये 1857 में हम स्वतंत्र हो जाते, लेकिन उस राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार जो होता है वो धीरे धीरे 1857 की क्रांति के बाद डेवलप होना शुरू हुआ। और भारतीय प्रशासन, विधायिका और कार्यपालिका के ढांचे में देखा जाए तो यहाँ पे सुधार किया गया, भारतीयों को प्राथमिकता दी गई, उनको यहाँ पर किसी प्रकार के निर्णय लेने में, किसी प्रकार के सुधार करने में, किसी प्रकार के कानून बनाने इत्यादि में भारतीयों से यहाँ पे सहयोग लिया जाने लगा, राय मशवरा किया जाने लगा, जो कि यहाँ पर आप एक अलग स्तर पर देख सकते हैं। हिंदू मुसलमान एकता की प्रवृत्ति को भी यहाँ पर आप देखें तो कई सारे पहलू या एग्जाम्पल यहाँ पर इसमें देखने को मिलेंगे। 1857 की क्रांति को अगर हम देखें, 1858 से पहले भारत यहाँ पे सांप्रदायिकता नहीं थी, लेकिन आगे चल करके जिस तरह की घटनाएं हुई, जिस तरह के अंग्रेजों ने पॉलिसी को डेवलप किया, हिंदू और मुसलमानों के सभी स्तरों पर सामान्य लोगों, सिपाही, नेताओं का एक पूर्ण सहयोग रहा। सभी नेताओं ने बहादुर शाह जफर को देखा भारत के सम्राट के रूप में मान्यता दी। हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों के विद्रोह ने एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया। उदाहरण के लिए देखा जाए तो गौ हत्या का तत्काल यहाँ पर निषेध किया जाने लगा, और नेतृत्व में हिंदू मुसलमान दोनों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व था। उदाहरण के लिए नाना साहब के पक्ष में राजनीतिक प्रचार के विशेषज्ञ अजीमुल्लाह थे, और इसी तरह रानी लक्ष्मीबाई को अफगान सैनिकों के द्वारा यहाँ पे समर्थन दिया गया था। तो एक हिंदू मुसलमान एकता जो है 1857 की क्रांति में हमें देखने को मिलती है। 1857 की क्रांति के विद्रोह की प्रवृत्ति कैसी थी, इसके संदर्भ में कई सारे यहाँ पे इतिहासकारों का अलग अलग मत रहा, अलग अलग यहाँ पे वक्तव्य दिए जाते हैं, और ये भी आपके एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन के रूप में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि
1857 की स्वतंत्र अमर यहाँ पर वीडी सावरकर के द्वारा लिखा गया, जिसमें यहाँ पर लिखा है, सावरकर ने इस विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा और इन्होंने इसे प्लान्ड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस यानी राष्ट्रीय स्वतंत्रता का नियोजित संग्राम के रूप में व्याख्यात किया है। यह भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर रिवाइज करिए। इसके अलावा 1857 ये डॉक्टर एस.एन. सेन के द्वारा लिखी गई और इसमें क्या कहा गया, इनके द्वारा कहा गया था कि इनका मानना था कि यह विद्रोह शुरू तो धर्म की लड़ाई के रूप में हुआ, किंतु अंत आते आते यह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में बदल जाता है। तो ये कथन इसको ध्यान रखना है। तीसरा यहाँ पे देखिए डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का, इनका कथन, इनका कहना है 1857 की क्रांति के बारे में, ये काफी हाईलाइटेड भी रहता है, इसको एग्जाम के रूप में पूछा भी जाता है कि इसे ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम माना, क्योंकि देश का अधिकतर जो भाग रहा इससे अप्रभावित रहा। लोगों को कई वर्गों की स्वतंत्रता की इस लहर में यहाँ पर कई सारे वर्गों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया और इस कारण से इसे हम स्वतंत्रता संग्राम नहीं कह सकते हैं। भारत की खोज, जिसमें जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं 1857 की क्रांति के बारे में कि उन्होंने 1857 के विद्रोह को अनिवार्य रूप से एक सामंती विद्रोह माना, जिसमें कुछ राष्ट्रवादी तत्व भी यहाँ पर विद्यमान रहे। इसके अलावा एम.एन. रॉय को अगर हम देखें तो उनके द्वारा लिखा गया कि यह विद्रोह व्यावसायिक पूंजीवाद के खिलाफ सामंतवाद का आखिरी संघर्ष के रूप में उसे वो देखते हैं। आर.पी. दत्त का क्या कहना है, उनको वो कहते हैं कि विदेशी आधिपत्य के खिलाफ किसानों का विद्रोह था, यानी कि कोई इसे सैनिक विद्रोह कह रहा है, कोई इसे सामंती विद्रोह कहता है, कोई इसे यहाँ पर आपको किसान विद्रोह कहता है, और कुछ इसे यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में देखें, कुछ इसे स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में देखते हैं। और यही कथन यहाँ पे अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग तरीके से देखे गए इस विद्रोह के संदर्भ में उनके दृष्टिकोणों को यहाँ पर दिखाते हैं। जैसे एक अंग्रेज है यहाँ पे जेम्स आउंट्रम, वो कहते हैं कि हिंदुओं की विपत्तियों से फायदा उठाने की मुसलमानों की एक साजिश थी 1857 की क्रांति, यानी कि इसे एक देखा जाए एक धार्मिक पहचान, एक सांप्रदायिक पहचान के तौर पर यहाँ पर दंगे को देखा गया। और एस.बी. चौधरी कहते हैं यह विद्रोह विदेशी सत्ता को चुनौती देने के लोगों के कई वर्गों का यहाँ पर पहला एक संयुक्त प्रयास था। तो ये जो कथन है इनको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ पर इन सारे क्वेश्चन जो होते हैं इनके कथन के रूप में भी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो 1857 की क्रांति के संदर्भ में आज के इस टॉपिक को हमने यहाँ पर देखा, सभी पहलुओं का विश्लेषण किया, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, उसका रिवीजन किया है। ऐसे ही यहाँ पर हम अलग अलग विषयों को, अलग अलग महत्वपूर्ण टॉपिक को जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और मल्टीपल चीजें जिससे एग्जाम में लगातार पूछी जाती हैं उनको लेकर हम डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।